नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मोदी और शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, इसको वाकई हराना है, शिकस्त देनी है, तो फिर वोट की राजनीति जरूरी है या फिर विचारों की राजनीति जरूरी है? यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स ये जरूरी है या फिर विचारधारा की राजनीति? अब ये बात मैं इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में महाराष्ट्र में आज एक सावरकर पर बयान दिया, जिस पर गोदी मीडिया ने आग लगा दी और बीजेपी ने उसको वायरल करने की कोशिश करी। और बाद में उद्धव ठाकरे उस बयान पे थोड़ा सा नाराज हुए, उन्होंने असहमति जताई और कहा कि नहीं, सावरकर के मामले में हम राहुल गांधी से कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते, हम सम्मान करते हैं। अब यहां से एक नई बात शुरू हो गई है कि ये जो महाविकास अघाड़ी थी, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस यानी राहुल गांधी, ये जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस वक्त दे रहे हैं, पिछला उपचुनाव जबरदस्त तरीके से जीता और आज की तारीख में ठाकरे जो हैं काफी सिंपैथी भी है, बीजेपी एक तरह से आप कह सकते हैं बैकफुट पे महाराष्ट्र में। ऐसे वक्त पर ये जो दरार पड़ने की बात हो रही है, इसके पीछे क्या खेल है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा ये देश की राजनीति को। और आज इस पूरे मामले में जो हो सकता है आगे चल के और ज्यादा कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिले, दो बड़े मेहमान, दो खास एक्सपर्ट, 50-50 साल का एक्सपीरियंस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेके, मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेके, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेके, हिसाम सिद्दीकी, मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुराग चतुर्वेदी, इनका भी तकरीबन 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ये दोनों रहेंगे और मैं आज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता लेकिन आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन दोनों को जरूर सुनिएगा अगर आप राजनीति को बहुत भीतर से जानना चाहते हैं कि वाकई ये जो घटनाक्रम है इसका असर क्या होने वाला है और क्या इससे बचा जा सकता है। अब इससे पहले कि हम बहस सुने, मैं चाहूंगा कि पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लेते हैं जिसको लेकर गोदी मीडिया दोपहर से आग में घी डालने का काम कर रही है। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, सर, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा चिट्ठी दिखाई और चिट्ठी दिखाकर कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों से एक तरह से माफी मांगी, चिट्ठी लिखी, वो कहीं ना कहीं रिहाई चाह रहे थे। और ये जो रिहाई थी, ये अपमान था गांधी का, सरदार पटेल का, नेहरू का और भी तमाम फ्रीडम फाइटर्स का जो उस वक्त जेल में बंद थे, कैद थे, यातनाएं झेल रहे थे। ये उनका लॉजिक है। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि वो ब्रिटिशर से मिले हुए थे। अब इस पर राजनीति और गर्मा गई और इसमें फडणवीस जो इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो आदमी सम्मान नहीं कर रहा महाराष्ट्र में सावरकर का, उस आदमी के साथ आदित्य ठाकरे को नहीं चलना चाहिए था। अब यहाँ पर उन्होंने शिवसेना का हिंदू कार्ड उछालने की कोशिश की फडणवीस ने। और इसके तुरंत बाद जो है बयान आया उद्धव ठाकरे का, जो साथी हैं, पार्टनर हैं राहुल गांधी के, और उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई हम राहुल गांधी के इस बयान से, सावरकर वाले बयान से सहमत नहीं हैं, हम सावरकर का सम्मान करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक इशारा फडणवीस की तरफ भी किया कि आपको कोई हक नहीं है कि आप सावरकर के बारे में बोलें, क्योंकि आप तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, इसलिए आप इस विषय पर बात ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार सी दिख रही है इस वक्त, या यूं कहें कि गोदी मीडिया उस दरार को और गहरी करके दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में जो अब तक सब कुछ ठीक था और महाराष्ट्र में जो एनसीपी और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, उसको ये झटका लगा है। बहरहाल बहस में आप देखेंगे और डायमेंशंस में जाएंगे कि वाकई ये झटका है या ऑल इज वेल, इस पर हम आएंगे। लेकिन इससे पहले कि आप हमारे एक्सपर्ट्स को सुने जो बताएंगे कि वाकई डैमेज हुआ है या डैमेज नहीं हुआ है, यानी
ठाकरे और राहुल गांधी के रिश्तों को डैमेज हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। लेकिन उससे पहले विनायक सावरकर के बारे में मैं एक ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहता हूं कि बहस आपको और खुलकर समझ में आए। अब विनायक सावरकर, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी और काफ़ी विवाद भी रहे उनको लेकर, 1910 में अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया था और उस वक़्त उन्होंने कई किताबें भी लिखी थीं और 1857 के जो फ्रीडम स्ट्रगल जहाँ से शुरू हुआ था उस पर भी बहुत से कुछ बोला था और अंग्रेज़ों ने उनको 1910 में गिरफ्तार किया। 1911 में उनको 50 साल की सज़ा हुई, काला पानी भेज दिया गया, यानी अंडमान निकोबार भेजा गया। और उसके बाद फिर ये चिट्ठियों का दौर शुरू हुआ, जिस चिट्ठी का जिक्र राहुल गांधी ने आज किया है। और 1924 में उनको रिहा किया गया, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में, वहाँ लाकर उनको रखा गया। तो ये एक मैं संक्षेप में बताना चाह रहा था कि जो माफ़ी प्रकरण है जिसको लेकर चिट्ठी दिखाई थी, वो थोड़ा सा आप आसानी से समझ जाएं उस कंट्रोवर्सी को। तो अब सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। सबसे पहले मैं हिसाम साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर अनुराग जी के पास। हिसाम साहब, ये जो राहुल गांधी ने आज कहा कि वीर सावरकर जो थे उन्होंने धोखा किया था गांधी के साथ, वीर सावरकर ने धोखा किया सरदार पटेल के साथ, अंग्रेजों से वो मिल गए थे, और उसके बाद जाहिर तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आया है। और कुछ लोगों का ये कहना है, खासकर गोदी मीडिया ये कह रही है कि महाविकास अघाड़ी जो है, जो बहुत मजबूत स्थिति में आज की तारीख में है, उसमें दरारें पड़ने शुरू हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे वर्सेस राहुल गांधी लोग इस बयान को देख रहे हैं। आप इसमें क्या राय रखते हैं? उसके बाद मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। देखिए, इतना तो साफ है कि आरएसएस और सावरकर, इन दोनों के बारे में राहुल गांधी की बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, उस पर वो कभी समझौता नहीं करते। वो अलग बात है कि राहुल गांधी की दादी ने ही सावरकर को थोड़ा ग्लोरीफाई किया था और उनकी मूर्ति लगवा दी थी पार्लियामेंट में, वो अलग बात है। अब उद्धव ठाकरे ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करना, तो जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करना तो उनको सावरकर के खिलाफ बयान देने पर ये बोलना चाहिए था, इसमें कोई, लेकिन इस बयान की वजह से दोनों में कोई टूट जाएंगे या महाविकास अघाड़ी में नुकसान हो जाएगा, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। दोनों अपने अपने वोट बैंक को बेटर कर रहे हैं। अब रहा सावरकर का गांधी को धोखा दे, तो इसमें राहुल गांधी ने गलत क्या कह दिया? सावरकर जब जेल से छूट गया है, माफी मांग के 3 बार माफी मांगी और उनको 60 रुपए महीना मिलने लगी पेंशन अंग्रेजों से, तो उसके बाद से सावरकर का कोई एक काम जेल से छूटने के बाद आजादी की लड़ाई के सिलसिले में अगर कोई बता सके तो मान लिया जाएगा कि वो वीर भी थे और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उससे पहले रहे होंगे, मैं इस पे एतराज नहीं करता कि उससे पहले वो नहीं रहे होंगे, लेकिन जब से वो जेल से छूट गया, वो जेल की यातनाएं नहीं बर्दाश्त कर पाए। भाई, नेहरू 7 साल तक जेल में रहे, गांधी रहे, उन्हें आजाद रहे, लेकिन वो लोग जेल की प्रताड़ना झेले उन लोगों ने, ये तो झेल ही नहीं पाए, निकल आए। और 42 के आंदोलन की उन्होंने मुखालफत की। इन्होंने अंग्रेजों को लिख के दिया कि हम आपके वफादार रहेंगे। इन्होंने हिंदू महासभा के लीडर की हैसियत से अपने लोगों से बाकायदा कहा कि अंग्रेजों का साथ दीजिए। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए उनके लिए ये कहना कि उन्होंने गांधी को धोखा दिया, जी सरदार पटेल को धोखा दिया? इससे इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए कि दिया उन्होंने? तो राहुल गांधी ने जी जो कहा वो गलत नहीं कहा, बिल्कुल। और बिल्कुल उद्धव ठाकरे ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन इससे महाविकास अघाड़ी पर कोई बड़ा भारी असर पड़ने वाला है, ये मैं नहीं समझता हूँ। बाकी अनुराग जी चलिए, बताएंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र एक्सपर्ट हैं अनुराग चतुर्वेदी जी, बॉम्बे से जुड़े हुए हमारे साथ, और तकरीबन 5 दशकों से मंत्रालय की राजनीति समझते हैं महाराष्ट्र की। अनुराग जी, कांग्रेस में भी दो तरह की वॉइसेस हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र में अवॉइड कर देते सावरकर को, क्योंकि सावरकर का महाराष्ट्र में एक अलग से जो एक मराठी कह लीजिए, आप सेंटीमेंट कह लीजिए, इसकी वजह से उद्धव ठाकरे को आना पड़ा बीच में। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो हिसाम साहब कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं कांग्रेस की और कांग्रेस को कहना चाहिए था कि अब इसमें नफा नुकसान क्या देखना। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मैं इस बयान से बहुत अचंभित हूं। जिस व्यक्ति ने 1500 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी राजनीति भी परिपक्व हुई होगी, लेकिन ये
एक अनुपात की समझ और मात्रा भेद के अनुसार आप देखें तो ये एक बहुत ही अविवेकी बयान है। अकोला में उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी वीर सावरकर कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज की तारीख में श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो राज है वो प्रमुख है। उसकी यातनाएं लोग बाग झेल रहे हैं, उससे लड़ने के लिए ही तो भारत जोड़ो हो रहा है। तो ये एक राजनीति का एक तरीके से जो एक उनका कद बढ़ रहा था, वो मुझे लगता है कि इससे छोटा हो जाएगा। और उनके जो पार्टी में जो बेचैनी में देख रहा हूं, अभी जब आपसे मेरी बात हुई थी उसके बीच में मुझे एक पूर्व मंत्री का बात हुई, तो वो कह रहे थे कि क्या खड़गे इसमें हस्तक्षेप करके इस बयान पे जो राजनीति को एक भड़का दिया है उसको वो डाइल्यूट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष की भी एक परीक्षा है, जिसमें कि वो एक अपनी ऑथोरिटी को बता सकते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आपको ग्रैंड अलायंस करना है, अगर आपको मोदी को हराना है, तो आपको ग्रैंड अलायंस करना पड़ेगा और उसके लिए कई चीजें आपको अपनी विचारधारा की छोड़नी पड़ेगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जब एनडीए बनाया था तो 370 धारा है, बाबरी मस्जिद का मसला है, इस सबको छोड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक भाई ये है कि राजा को कहेगा कौन, ये जो मनोवृत्ति है ये मुझे काफी सशंकित करती है। और मैं इस बयान की अभी कोई जरूरत नहीं मानता, क्योंकि आप देखेंगे कि थाने में एक आरएसएस पे उनके खिलाफ अभी भी मुकदमा चल रहा है। तो आरएसएस और सावरकर महाराष्ट्र को लेके वो महाराष्ट्र में ही लड़े, ये मुझे तो कोई बात जमी नहीं। और उनको इस सब चीजों को, इस यात्रा जो कि एक सफल यात्रा हो रही है और अभी आगे के लिए भी उनको इससे सबक लेना चाहिए। और इस तरीके के भड़काऊ बयानों को ये भारतीय जनता पार्टी जो कि अब निराश हो रही है वो अगर देती है तो मैं समझ में आ सकता था, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी यात्रा बड़ी तेजी से एक गति पकड़ रही है और उसमें ये बयान थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी गड़बड़ पैदा कर रहा है। हिसाम भाई ये कह रहे हैं, अनुराग जी कह रहे हैं, अब तजुर्बा आप ही जितना इनका भी है, दोनों के बालों की रंगत एक जैसी है और मुझे लगता है कि दोनों ने बड़ा जबरदस्त काम भी किया जर्नलिज्म में। आप लोगों से मुझे थोड़ा सा बात करने में, सवाल करने में मुझे सच में घबराहट होती है कि गलत सवाल जुबान से ना निकल जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अनुराग साहब ने कहा कि भाई थोड़ा सा अवॉइड कर सकते थे, मध्य प्रदेश में जाके बोल देते, क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा सा सावरकर को लेके जो मराठी हैं या जो शिवसेना का जो वोट बैंक है वो कुछ थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा उससे जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि राहुल गांधी ने भले ही सही कहा, टाइमिंग थोड़ा सा उसको कुछ देखते हैं, आपको लगता है कि इससे कुछ बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है? देखिए दीपक, अनुराग जी और हम दोनों जहनी तौर पर बहुत पक्के एक दूसरे के पूरक हैं। जो इनका जहन है वही मेरा जहन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इतनी बात तो मैं मान सकता हूं इनकी कि हाँ ये मौका मुनासिब नहीं था राहुल गांधी का कहने का। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि राहुल गांधी जब से इमरजेंस हुआ है नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, तब से कांग्रेस में, और राहुल गांधी हो या पूरी कांग्रेस हो, ये लोगों को ने बहुत सारी अपनी जो आइडियोलॉजी थी उसकी चीजों को इन्होंने पीछे करते गए। नतीजा ये हुआ कि आज वो कहीं के नहीं रहे। तो जो आइडियोलॉजी है उसको तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में वैसे भी कांग्रेस की वजह से अघाड़ी को फायदा नहीं होता। महाराष्ट्र में अघाड़ी को जो फायदा होगा वो होगा उद्धव की वजह से और शरद पवार की वजह से। राहुल गांधी के इतना कहने से उस पर कोई बड़ा असर पड़े मुझे लगता नहीं है। हाँ, लेकिन टाइमिंग की बात मैं मान सकता हूँ कि टाइमिंग ये मुनासिब नहीं थी। ये सही है कि उनको महाराष्ट्र के बजाय कहीं और ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। जरूर कहनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे जो है, बाला साहब ठाकरे का जो वोट बैंक था, हिंदू वोट बैंक था, उसको वो इंटैक्ट रखेंगे और इधर जो माइनॉरिटीज का वोट बैंक है, दलित का, वो कांग्रेस के साथ रहेगा और कुछ कमी पेशी एनसीपी पूरी करेगी। यानी महाविकास आघाड़ी के वोट बैंक पे आपको लग रहा है कोई बहुत चोट नहीं लगेगी इस सावरकर के बयान से? इसलिए चोट लगने का अंदेशा नहीं है कि कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में महाराष्ट्र में नहीं है।
एनसीपी और शिवसेना या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उसके मुकाबले इनकी पोजीशन कोई बहुत अच्छी वहां नहीं है। तो जब खराब है तो इससे खराब और होने का चांस नहीं है। वो बिल्कुल निचले पायदान पर है जहां होना चाहिए था उससे। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस का जो कुछ सपोर्ट बेस है वो या तो मुस्लिम में है जहां मुसलमान है, या दलितों में है। तो दलितों पर सावरकर के कहने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये बिल्कुल सही वक्त पर उद्धव ठाकरे ने रिएक्ट किया कि वो जो मराठी वोटों पर राहुल गांधी के बयान का कुछ असर होता, तो उद्धव ठाकरे ने उस पर रिएक्ट करके उसको रोकने की बहुत हद मरहम तक लगा दी। कोशिश की है। हाँ, बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की है, ये अच्छा हुआ है। बाकी जब दो तीन पार्टियां मिल के काम करती तो उसमें हर आदमी अपने आइडियोलॉजी पर कुछ ना कुछ बोलता है। कांग्रेस ने अपनी आइडियोलॉजी तकरीबन आप देख लिए पूरी यात्रा में। मुझे अंदर की जानकारी है कि जब से ये बात तय हुई थी राजस्थान के चिंतन शिविर में कि इनकी यात्रा निकाली जाएगी इस तरह की, तब से बहुत मीटिंगें हुई तैयारी के सिलसिले में। लेकिन यात्रा से ठीक 1 महीने पहले से लगभग रोज मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो आरएसएस जहन के लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन लोगों ने इस बात के लिए बड़ी बहस की कि यात्रा में मुसलमानों को विजिबल नहीं रखना चाहिए, मुस्लिम लीडरों को। अकेले, मुझे अंदर की बात पता है कि अकेले दिग्विजय सिंह कहते थे नहीं ये गलत है, हमारी आइडियोलॉजी जो है सेकुलरिज्म की है, तो हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों ने ये कहा कि नहीं साहब, मुसलमान अगर आगे दिखाई देंगे तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेगी। नतीजा ये हुआ कि आज आप यात्रा में देख लीजिए कोई मुसलमान विजिबल नहीं है। एक है इमरान प्रतापगढ़ी, वो कहीं पीछे घूमता है, वह टीम में शामिल है। तो ये अब क्या क्या छोड़ेंगे राहुल गांधी? अगर ये डरने लगे बीजेपी से, इसी तरह डरते रहे, तो फिर तो बीजेपी हो जाए ना, बीजेपी की दूसरी टीम बन जाए, वही हो जाएगा फिर। और तो केजरीवाल का हाल। बीजेपी की वो चाहे जितनी बड़ी टीम बन जाए, जो बीजेपी का कट्टर वोटर है वो राहुल की तरफ आने वाला नहीं है, किसी कीमत पर नहीं आएगा। ये मुसीबत। जी तो ये इनको अपनी आइडियोलॉजी छोड़नी नहीं चाहिए, मैं इसके कायल हूँ। लेकिन हाँ, जी इतनी बात अनुराग जी की सही है कि उनको महाराष्ट्र में ये बात बगैर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकाल फाड़, उसकी जरूरत नहीं थी इस वक्त। इतना तो मैं मानता हूँ। जी अनुराग जी, इस वक्त आपको महाविकास अघाड़ी की स्थिति, क्योंकि आप मुंबई में हैं, महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं और महाराष्ट्र को समझते हैं, आप भीतर तक समझते हैं। आप शरद पवार को आप पिछले 50 साल से जानते हैं, उद्धव ठाकरे की राजनीति को जानते हैं, बाला साहब को जानते हैं, कांग्रेस की राजनीति को जानते हैं। इस वक्त महाविकास अघाड़ी की, अनुराग भाई, क्या स्थिति है महाराष्ट्र पे विजाविज बीजेपी और एकनाथ शिंदे? क्या स्थिति है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है? मुझे ऐसा लगता है, देखिए कि ये राहुल गांधी ने अपने लिए तो परेशानी पैदा की ही है, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के लिए भी परेशानी पैदा की है। क्योंकि आप देखिए कि जब से महाविकास अघाड़ी बनी है तब से उद्धव ठाकरे उग्र हिंदूवाद या हिंदुत्व की बातें करना छोड़ चुके हैं। तो जब उन्होंने अपनी कुछ चीजें छोड़ी हैं, तो अगर इनको अलायंस में रहना है तो इनको भी अपनी चीजें कुछ परे रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता कि जो उग्र हिंदुत्व है वो परे रहेगा और इनकी जो हमलेवर रणनीति है वो चलती रहेगी। और ये एक, मुझे इससे ऐसा भी एहसास हो रहा है कि जैसे जैसे यात्रा को सफलता मिल रही है, राहुल गांधी को थोड़ी शक्ति प्राप्त हो रही है, तो वो कहने लगेगा अच्छा भैया देखो, जो हमारे साथ रहना चाहता है वो रहे, नहीं तो आप अपना रास्ता पकड़िए। तो ये जो बड़ी पार्टी की दादागिरी होती है छोटी रीजनल पार्टीज के प्रति, उसके प्रति भी अब इनको संवेदनशील होना पड़ेगा। उनकी भावनाएं हैं, अगर उनको आप आहत करेंगे, क्योंकि उनका एक सपोर्ट बेस है, उनको ये जो भीड़ मिल रही है वो केवल कांग्रेस की ही नहीं है, ये एनसीपी की भी भीड़ है, ये शिवसेना की भी भीड़ है। और जो यात्रा जिस तरीके से एक महाराष्ट्र की राजनीति में जो बदलाव पैदा कर रही थी, और शिवसेना और जिस तरीके से उसकी भागीदारी चल रही थी, आदित्य ठाकरे खुद भाग लिए थे इस यात्रा में, तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस और देशमुख, एकनाथ शिंदे काफी इससे परेशान थे, और उनको ये एक मौका मिल गया है कि एफआईआर अब होगी। देखिएगा थोड़े दिनों में जो एकनाथ शिंदे के जो उत्पाती समर्थक हैं वो इस पे पथराव करेंगे। कल के बाद यात्रा काफी हिंसक हो सकती है और काफी इसमें परेशानियां पैदा हो सकती हैं, जो कि बेवजह हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सब करने की अभी जरूरत थी। यात्रा की राजनीति तो अब शुरू हुई है
और उसी में पहले में आप गच्चा खा गए, ऐसा मुझे लगता है। एक अंतिम सवाल हिसाम साहब आपसे, क्योंकि समय भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया जो है, जो नेशनल चैनल हैं, अखबार जो है, वो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को उछाला जा रहा है? जो स्पिरिट ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स है, जो भावना है जब सारे दल एक साथ चलते हैं, उस पर तो कोई अब आहत नहीं होने वाला। आपको लगता है आगे का सफर अब क्या होगा? अब जो हो गया सो हो गया, आगे आप क्या सोचते, क्या होना चाहिए? देखिए, गोदी मीडिया का जहां तक सवाल है, गोदी मीडिया तो पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ खेल रही है, राहुल गांधी को पनपने नहीं देना चाहते। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है, पिछले मैं 6-7 महीने कम से कम साल भर से देख रहा हूँ कि ये जो सो कॉल्ड नेशनल चैनल हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि साहब पूरा देश हमको देख रहा है, 4 स्टेट में देखा जाता है, 4 स्टेट में। मैं अभी हैदराबाद होकर आया हूँ 2 दिन के लिए, परसों। मैं तंग आ गया तलाश करते करते, कोई हिंदी चैनल न्यूज का मिल या नहीं मिला मुझे। और ये लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं पूरा देश देख रहा, करोड़ों लोग हमको देख, करोड़ों लोग कहां देख रहे, भाई लाखों भी नहीं देखते। दूसरी बात कि आप ये देख लीजिए, अब ये गोदी मीडिया के लोग, इन लोगों ने अपने प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू कर दिया है। दीपक, आप लोगों के प्रोग्राम के व्यूअर अगर एक दिन में लाखों में पहुंचते हैं, तो इनके पहुंचते 3,000, 5,000, 8,000। मैं तो बहुत इसको मॉनिटर करता हूँ कि इनकी पोजीशन क्या है। तो गोदी मीडिया चाहती कोशिश कर ले, गोदी मीडिया की तक वही हालत है जो नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की है। अब इन पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है गोदी मीडिया पर। अब हद यह है कि इनके ऊपर तो वो लोग भी विश्वास नहीं करते जिनके लिए ये कर रहे हैं। वो भी कहते हैं तो अपने नौकर की तरह काम कर रहे हैं। तो वो तो भिड़ाने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन इनके असर में आकर के महाविकास अघाड़ी के लीडर या पार्टनर पार्टियां आपस में भिड़ जाएंगी, ये मुझे लगता नहीं है कि इनके ऐसा इनके होने वाला? इनके भड़काने पर वो लोग भिड़ेंगे आपस में। आपको भी लगता है अनुराग जी चीजें आखिर में फिर सेटल हो जाएंगी? सेटल नहीं हो जाएगी, एक कड़वाहट बढ़ जाएगी। और उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच में जो एक घनिष्ठता बढ़ रही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे सोनिया जी के बहुत नजदीक हैं और आदित्य ठाकरे राहुल जी के नजदीक हैं, और आप देख रहे हैं कि उन लोगों ने एक तरीके से डिवीजन किया हुआ है। जैसे नहीं, लेकिन आपको शरद पवार बीच में आए तो मैनेज कर ले जाएंगे, आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हैं? मुझे लगता है ये अगर वनडे का ही एफर्ट हुआ, और जिस तरीके से अगर, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे अभी भी चिंता लगती है कि राहुल गांधी को ये संदेश कौन देगा कि आपको इस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो पार्टी में उनको संदेश दिया जाना चाहिए कि आपको महाराष्ट्र में या बहुत सारी जो मुद्दे हैं वो आप अमित शाह के बारे में बोलिए, मोदी के बारे में बोलिए, उनके ये यात्रा क्यों हो रही है इसके बारे में बोलिए। ये पहली राजनीतिक उन्होंने बयान दिया और वही प्रथम ग्रास से मक्षिका पाते ही हुआ है। मुझे इस बयान की कतई कोई जरूरत नहीं लगती। जी हाँ, हिसाम भाई लास्ट स्टेटमेंट। मैं एक बात और कहना चाहूंगा दीपक, अनुराग जी आप भी सुन लें कि कांग्रेस में जो आरएसएस जहन के लोगों की एक लॉबी है, मुझे तो लगता है वो भी सबोटाज कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से किसी ने राहुल गांधी को यह राय दे दी हो कि आप ये बयान दीजिए, जानबूझ के क्या हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। नहीं, लेकिन जी, उसके जी। लेकिन ये मैच्योरिटी तो लीडर में होनी चाहिए ना कि मुझे किस पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ, वो मैच्योरिटी होती तो आज ये नौबत क्यों आती। तो आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुना और दोनों ने बहुत दो टूक बातें कही हैं हर पर्सपेक्टिव से। लेकिन मैं चाहूँगा फिर से इसको एक बार फिर से डाइसेक्ट करूँ और ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाऊं कि जिस्ट क्या है। और अगर आप जिस्ट देखें तो ये बात सही है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर दो मत हैं। कुछ लोग फेवर में हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि अवॉइड करना चाहिए था। उनकी आइडियोलॉजी से राहुल गांधी को किसी को कोई आपत्ति नहीं है आइडियोलॉजी पर, लेकिन टाइमिंग को लेकर है। लेकिन इस ग्राफिक से आप देखिए कि दो मत हैं। पहले लोग हैं जो कहते हैं, और खासकर कांग्रेस में बात हो रही है कि वैचारिक लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कांग्रेस के सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं, इसलिए सावरकर का विरोध करना चाहिए, इस विरोध को जारी रखना चाहिए, आपको अपनी आइडियोलॉजी जतानी चाहिए। एक तबका ये है, आप कह सकते हैं जो राहुल के लॉयलिस्ट हैं या जो सेकुलर पॉलिटिक्स में पूरी तरह से 100% बिलीव रखते हैं। और एक तबका ये है जो है तो कांग्रेस ही है, तो राहुल गांधी का फॉलोअर, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर महाराष्ट्र में ये बयान अगर अवॉइड करते तो बेहतर होता,
महाराष्ट्र में यह बयान ना देते, क्योंकि ठाकरे जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स करते हैं, ठाकरे जो हैं आपके पार्टनर हैं, और पार्टनर को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होगा, उनके लिए स्थिति असहज होगी, तो इसलिए अवॉइड कर सकते थे, आगे कहीं बोल देते, राजस्थान में बोल देते या दिल्ली में बोल देते। फिर एक तबका है वो यही कह रहा है कि नहीं, संदेश तो देना बीजेपी को बहुत ज़रूरी था, मैसेज जाना चाहिए कि सावरकर ने ये गलती की थी, जो कांग्रेस का कहना है, या जो नेहरू जी का स्टैंड रहा, या सरदार पटेल का जो स्टैंड था, या महात्मा गांधी का जो स्टैंड था, वो स्टैंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। और जो लोग सहमत नहीं हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को लाभ मिला, क्योंकि जब भी आप सावरकर की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो आप भाजपा के अखाड़े में कुश्ती लड़ते हैं और फिर पोलराइजेशन शुरू होता है। जैसे यूपी में अगर आप दाढ़ी की बात करेंगे, चोटी की बात करेंगे, सावरकर की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात, अगर इस तरह की बातें शुरू करेंगे आप, तो समझ लीजिए फ़ायदा योगी आदित्यनाथ को होना है, क्योंकि वो फिर ध्रुवीकरण, कम्युनल पोलराइजेशन को तेज करते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं, ये कहना है। बहरहाल मेरा ये मानना है कि अगर आप आज की तारीख में हालात देश के देखें, देश में जो समस्याएं हैं, देश में जो मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, दुश्वारियां हैं, इन सबको अगर आप देखें तो ये बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष को एक छतरी के नीचे एकजुट होना पड़ेगा, और वहाँ पर राहुल गांधी को लिहाज करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे का, उद्धव ठाकरे को लिहाज करना पड़ेगा राहुल गांधी का, और एक सहमति बना के चलना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा कुछ ना बोलें कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, आपको आपके वोट में कहीं ना कहीं सेंध लगे, आपको नुकसान हो, और यही चीज़ बाकी दलों को भी सोचना है। तो एक एकजुट होने का समय है, वोट की राजनीति का समय है, क्योंकि 2024 के बाद दोस्तों अगर ये दोनों लोग कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये जोड़ो यात्रा हो या जो कुछ हो, वो दौर एक ऐसा होगा, फिर कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा। कहने का मतलब ये, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए विपक्ष की कि 2024 का फाइनल जीतने की रणनीति तैयार करनी चाहिए। वोट पे ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान जो मोदी और शाह 24 घंटे देते हैं। तो ये आज का वीडियो था। मैं आपके कमेंट्स जरूर चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स मुझे दीजिए। बहुत सेंसिटिव इशू था आज का, लेकिन ठीक है, आपने एक्सपर्ट्स को सुना, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अगर आपको अच्छा लगा, क्योंकि गोदी मीडिया दुष्प्रचार कर रही है राहुल गांधी के प्रचार को लेके, और भी तरह तरह की बातें हो रही, इसलिए क्लैरिटी आनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो आज का ये वीडियो था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।